नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके के पेपर के लिए हमने अभी तक दोस्तों इतिहास, राजनीति विज्ञान और राजस्थान का भूगोल देख लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल की क्लास नंबर 1 में हमारा टॉपिक रहेगा वायुदाब की पेटियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक मित्रों, वायुदाब की पेटियां तथा प्रचलित पौने रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आज की क्लास में हम वायुदाब की पेटियां ही समझेंगे। क्लास नंबर 2 लेकर आएंगे, उसमें जो प्रचलित हमारी पौने हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसलिए एक एक क्लास आप अटेंड करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए और सभी क्लासों की इतिहास और राजस्थान भूगोल, राजनीति विज्ञान सभी की आपको जो पीडीएफ है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी, जो दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों स्टोर के अंदर है, सभी साथी वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं आसानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात कर रहे हैं हम वायुदाब की पेटियों की। दोस्तों मित्रों हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं और उनसे ही आपके सामने मैं क्लास लेकर आ रहा हूं, जिससे आप भी नोट्स आसानी से बना सके। वायुदाब की पेटियां, सिर्फ इतना ही अध्ययन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान पर इकाई क्षेत्रफल पर वायुदाब की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब की पेटियां हम पढ़ रहे हैं, तो यह बताइए वायुदाब किसको कहते हैं? पेटियां तो आगे की बात है, वायुदाब अगर यह हमारा कोई है क्षेत्र, उसके अंदर देखिए इकाई क्षेत्र हमने मान लिया यह क्षेत्र, इस पर जो वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं उनके द्वारा जो दबाव पड़ता है, जो दाब पड़ता है, जो भार वहां पर लगता है, उसको ही हम क्या कहेंगे? वायुदाब कहेंगे। मतलब वायु का दाब। यह मत मानना कि आप अगर कहीं पर बैठे हैं, आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं तो आप पर हवा का प्रेशर नहीं है, आप पर हवा का दाब लगता है मित्रों, समझे? तो इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं उनके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को कहा जाता है वायुदाब। वायुदाब को जो वायुदाब है इसका मापन मिलीबार एमबी के अंदर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वायुदाब का माप किस में किया जाता है? मिलीबार में। किसमें? मिलीबार के अंदर। सागर तल पर वायुदाब अधिक होता है। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कहां पर वायुदाब अधिक होगा? सागर तल, मैदान या पठार की चोटी या पर्वत की चोटी, या इनमें से सभी पर समान होगा? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सागर तल है, अगर समुद्र तल है तो वहां पर वायुदाब अधिक होगा, जो 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कितना होगा? 1013.2 मिलीबार होगा। 1013.2 मिलीबार। इतना समुद्र तल के ऊपर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर दाब होता है। दोस्तों अब बात करते हैं सागर तल से, अगर हम क्षेत्र के यानी कि मैदानों की ओर आए, सागर तल से ऊंचाई की ओर जाने पर, अगर आप सागर तल से ऊपर की ओर उठते हैं, ये नहीं है कि आप मैदान में आ रहे, नहीं, सागर तल से आसमान की अगर ओर आप जा रहे हैं तो वायुदाब में क्या आएगी? कमी आती जाती है। यह कमी कितनी आएगी? 34 मिलीबार प्रति 300 मीटर। अगर आप समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर जाएंगे तो जो आपका वायुदाब है उसमें 34 मिलीबार की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दोस्तों अगर 600 मीटर जाएंगे तो कितने? 64 मिलीबार की कमी हो जाएगी। इस प्रकार जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसमें यह कमी आती जाएगी। पर्वतों पर वायुदाब न्यूनतम होता है। जो पर्वत है, हमारे पर्वत है, वहां पर जो वायुदाब है वो न्यूनतम यानी कम होता है। दोस्तों तथा पठार व मैदान पर क्रमशः वृद्धि होती जाती है। सबसे कम पर्वतों पर, पर्वतों के बाद थोड़ा सा बढ़ता है पठार पे, उससे ज्यादा मैदान, और मैदान से ज्यादा समुद्र तल पर। वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। तापमान का मापन किससे किया जाता है?
थर्मामीटर से किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है आपके लिए ये। सामान्यतः जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम होता है। याद रख लेना मित्रों, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, तथा जहां थर्मामीटर ऊंचा होता है, जहां थर्मामीटर मतलब तापमान अधिक होता है, वहां बैरोमीटर क्या होता है, नीचा, मतलब आपका वायुदाब कम होता है। यानी तापमान बढ़ रहा है तो आपका वायुदाब है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तथा थर्मामीटर नीचा है मतलब तापमान कम होता जा रहा है तो वहां बैरोमीटर ऊंचा होता जाएगा, यानी ऊपर बढ़ता जाएगा। समझे मित्रों, इतना समझ लो आप। तापमान ज्यादा होगा, तापमान जहां पर बढ़ेगा वहां पर वायुदाब घटेगा, मतलब थर्मामीटर का मान बढ़ेगा तो बैरोमीटर का मान घटेगा। समझ गए? आगे देखिए मित्रों, हवा सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा हवा बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। इसी के आधार पर जो हमारी पौने हैं वो चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। आगे एक चित्र बनाया हुआ है मेरा, जिससे आप आसानी से वायुदाब की पेटियां और जो पौने हैं उनको समझेंगे मित्रों। तो शुरू करते हैं। अब आगे हम चलकर वायुदाब की पेटियों की बात। वायुदाब की पेटियां, पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है जिन्हें दाब कटिबंध कहा जाता है। वायुदाब की पेटियां या दाब कटिबंध के नाम से इनको जाना जाता है। तो पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब की पेटियां हैं? 7 वायुदाब की पेटियां हैं। आगे थोड़ा सा वेट कीजिए आप 2 या 3 मिनट का, फिर इन 7 वायुदाब की पेटियों के एक एक के नाम और कैसे आप याद रखेंगे वो भी मैं बता दूंगा। वायुदाब की पेटियों को उत्पत्ति के आधार पर 2 वृत्त यानी बड़े वर्गों में विभक्त किया जाता है। अब ये 2 बड़े वर्ग है कौन कौन से, तो चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा एक है हमारा तापजन्य वायुदाब की पेटी, दूसरी है गतिजन्य वायुदाब की पेटी। एक तो है तापजन्य वायुदाब की पेटी और दूसरी है गतिजन्य वायुदाब की पेटी। देखिए, जो तापजन्य वायुदाब की पेटी है, इन वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति तापमान के प्रभाव से होती है। किससे होती है? तापमान के प्रभाव से, इसलिए इन्हें तापजन्य वायुदाब की पेटी कहा जाता है। एक जगह तापमान अधिक, एक जगह तापमान कम, तो पौने चलेगी तो वायुदाब पेटी का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, ये कौन कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। आगे ग्राफ लेकर आ रहा हूं आपके सामने चित्र, जिससे आप समझोगे। दोस्तों, थोड़ी सी इनकी बात कर लो। तो पहली वायुदाब की पेटी के अंदर आ गया तापजन्य वायुदाब की पेटी, जिसमें 2 आती है। एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, दूसरी आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यह है तापजन्य वायुदाब पेटी। बात करें गतिजन्य वायुदाब की पेटी, देखिए, हवा के उत्थान यानी हवा के तेज होना, अवतरण यानी कम होना के कारण निर्मित वायुदाब की पेटी को गतिजन्य वायुदाब की पेटी कहा जाता है। हवा के उतार चढ़ाव से निर्मित वायुदाब की पेटी, निर्मित वायुदाब का कटिबंध गतिजन्य वायुदाब का पेटी या कटिबंध कहलाता है। यह कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इनको लिख लेना, आसानी से याद कर लेना, और यह है आपके लिए सबसे आसान तरीका जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। मित्रों, तापजन्य वायुदाब की पेटी में हमने 2 चीजें देखी थी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी यह रही आपकी। कहां पर रही? यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी एक तो यह रही, एक आपकी यह रही। हो गई मित्रों? तो देखिए, यहां पे मैंने बताया था कि 7 वायु कटिबंध पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यह है 7 वायु जो आपके वायुदाब कटिबंध। अब देखिए मित्रों, यहां पे 7 आपको मैंने बता दिए, एक बार इनको मैं कर दूं साफ।
अब यहां पे हमें क्या देखना है, तो जो हमने तापजन्य वायुदाब पेटी देखी थी वो एक तो मध्य की आ गई है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा पर है, और जो दो ये ध्रुवीय, ध्रुवों के ऊपर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब, और जो भूमध्य रेखीय है यहां पे क्या है, निम्न वायुदाब। अब जो हमने गतिजन्य वायुदाब की पेटी देखी थी, गतिजन्य वायुदाब की, उनमें पहली थी हमारी कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय, देखिए आपका यहां पे ये रहा और ये रहा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। दूसरी कौन सी थी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, एक तो ये रही और एक ये रही। तो यहां से जो मैंने तीर के निशान बनाए हैं ये तो है तापजन्य वायुदाब की पेटियां तीनों, और जो चार मैंने गोल अक्षर बनाए इनके साथ जो बनी ये पेटियां ये है आपकी गतिजन्य वायुदाब की पेटियां। अब मित्रों मैंने पहले बताया था अधिक दाब से कम दाब की ओर, यानी उच्च दाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पहुंचने बहती है। जैसे यहां पे ये भूमध्य रेखीय है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है यहां पे, तो यहां पे देखिए उपोष्ण रेखीय जो उच्च वायुदाब है, और ऊपर की ओर देखिए यहां पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण रेखीय उच्च वायुदाब। यहां से देखिए ये पहुंचने किस ओर आ रही है, इस ओर आ रही है दोनों ओर से। इसी प्रकार यहां से ऊपर की ओर देखिए दोनों ओर से ये पहुंचने, इस प्रकार ये पहुंचने चलती है। देखिए जो ध्रुवों पे चलती है वो ध्रुवीय हवाएं, जो यहां पे हमारी चलती है मतलब कौन से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के मध्य यहां पर ये होती है पौछवा हवाएं, और जो आपकी भूमध्य यानी कि उपोष्ण कटिबंध से निम्न जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है इस पे चलती है, यहां पे ये होती है हमारी व्यापारिक हवाएं। ये देखिए यहां पे पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं दी हुई है। क्योंकि हवाओं की आज मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसमें सिर्फ हम इन पवनों के बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ जो पेटियां हमें ये 7 पेटियां मैंने यहां पे बताई, आपको इनके बारे में अध्ययन करना है, इनको ही समझना है। अब एक एक पेटी, तापजन्य वायुदाब की जो पेटी थी उसके अंदर 2 पेटियां आई थी हमारे, एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और एक आई थी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो चलते हैं मित्रों, तापजन्य और गतिजन्य वायुदाब की जो 4 पेटियां बनती है इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यह क्लास। चलिए मित्रों शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले एक नंबर पे एक यानी तापजन्य के अंदर पहली थी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। देखिए पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो हमने ग्लोब बनाया था इस प्रकार से, उसमें यह हमारा भूमध्य रेखीय। अब यहां पे देखिए मित्रों, इसमें उत्तर की ओर और अगर बात करें दक्षिण, दोनों की ओर 5-5 0 डिग्री से 5-5 डिग्री के मध्य, 5-5 डिग्री के मध्य दोस्तों, 5-5 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है। आ गया समझ में, या वापस बताऊं कहां पाई जाती है भूमध्य रेखीय, जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण दोनों, यानी कि 10 डिग्री हो गई, 0 से 5 0 से 5 0 से 5 उत्तर 0 से 5 दक्षिण अक्षांश में कौन सी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है दोस्तों। इसमें होता क्या, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक उच्च तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा, यहां पे अत्यधिक तापमान होता है जिसके कारण जो हवाएं हैं वो गर्म होगी, गर्म होकर क्या हल्की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, जिससे निम्न वायुदाब की पेटी का क्या हो जाता है, निर्माण। इसलिए इसे तापजन्य वायुदाब की पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तापजन्य वायुदाब की पेटी। यहां की जो भूमध्य रेखा है हमारा, इस पर सूर्य सीधा पड़ता है जिसकी वजह से यहां की हवाएं गर्म होगी और गर्म होते ही हवाएं हो जाती है हल्की, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठते ही नीचे धरातल है, यहां पर क्या हो जाता है आपका निम्न वायुदाब, मतलब ताप की वजह से निम्न वायुदाब यहां पर बन रहा है, इसीलिए तापजन्य वायुदाब की पेटी इसको कहा जाता है। साथ ही इन क्षेत्रों में
उच्च सापेक्षिक आर्द्रता निम्न वायुदाब के लिए उत्तरदायी होती है। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण भी यहां पर निम्न वायुदाब बनता है दोस्तों। इस वायुदाब पेटी में मंद गति से क्षैतिज हवाएं चलती है। मंद गति से कौन सी हवाएं चलती है? क्षैतिज हवाएं। इस प्रकार ऊपर से नीचे से इस प्रकार आती है हवाएं, जिन्हें फ्लोन महोदय के द्वारा भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं तथा विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं कहा गया है। क्या नाम दिया गया फ्लोन महोदय के द्वारा इन हवाओं का? जो आपकी है भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उस पर दोनों ओर से जो हवाएं आ रही है इस प्रकार से, इनको या तो भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं या विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं कहा जाता है। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती है दोस्तों। आगे चलते हैं मित्रों। इस वायुदाब की पेटी में शांत वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती है, इसलिए इसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। जो हमारा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यहां पर जो हवाएं हैं वो शांति के साथ रहती, यानी शांत प्रभाव से चलती है, शांत रहती है। शांत वायुमंडलीय दशा यहां पर इस पेटी पर मिलती है। अगर शांत मिलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? डोल्ड्रम। क्या? डोल्ड्रम भी इसको कहेंगे। तो तापजन्य वायुदाब की जो पेटी थी उसका पहला पार्ट था, हमारा पहला प्रकार था भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। अब चलते हैं गतिजन्य वायुदाब की जो पेटी है उसके अंदर पहले पार्ट की ओर। 2 नंबर में पहला था उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। दोस्तों देखिए यह कहां से कहां पर बनती है। पृथ्वी पर जो दोनों गोलार्ध है उस पर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है। मैप या आपका जो पृथ्वी और गोलार्ध बनाकर बता दूं, यह हो गई हमारी 0 डिग्री। अब देखिए मित्रों, यह हमारा 30, यह हमारा 35, यह हमारा 30, यह हमारा 35। यहां पर जो मैं ये रेड कर रहा हूं, यहां पर कौन सी वायुदाब की पेटी है? आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। 30 और 35, 30 और 35, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यहां पर जो आपकी जो पेटी है वो कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी यहां पर है दोस्तों। अब मित्रों यहां पर हमने इस चीज को देख लिया। अब आगे चलते हैं, हम आगे और देखते हैं इस पेटी के बारे में क्या क्या जानकारी यहां पे दी गई है। तो चलिए मित्रों आगे देखिए। आगे दिया गया आपको कि इन अक्षांशों के कारण, किनके कारण? इन अक्षांशों में हवाओं के अवतलन के कारण, मतलब हवाएं क्या हो जाती है? हवाएं यहां पर क्या है? गिरती जाती है, के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। हवाएं हैं वो यहां पे गिरती रहती है, इस वजह से यहां पे उच्च वायुदाब बन जाता है, इसलिए इसे गतिजन्य वायुदाब की पेटी भी कहा जाता है। हमने देखा था ना गतिजन्य में, जहां पर हवाओं का या तो उत्थान हो यानी ऊपर की ओर उठे, या अवतलन या नीचे की ओर बैठे या तेज, तो वहां पर गतिजन्य। तो यहां पे क्या हो रहा है? अवतलन, मतलब यहां पे हवाएं बैठ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? वायुदाब उच्च हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गतिजन्य वायुदाब की पेटी कहा जाता है। आगे चलिए मित्रों, इस वायुदाब की पेटी के विस्तार वाले क्षेत्र को, जहां पर यह वायुदाब की पेटी पाई जाती है, उस क्षेत्र को अश्वय अक्षांश भी कहा जाता है। यह था आपका, तो ये देखिए 35 और ये 30, यहां पे जो है इस क्षेत्र को, जिसको मैंने रेड किया है, और इस क्षेत्र को, इसको कहा जाता है अश्वय अक्षांश। यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? अश्वय अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, उच्च वायुदाब के कारण प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। प्रतिचक्रवात की दशाएं, चक्रवात कहां आते हैं? यहां पर, जो ये मैंने रेड किया है यहां पर उच्च वायुदाब रहता है, उच्च वायुदाब रहेगा तो वहां पर क्या आएगा? चक्रवात। तो उच्च वायुदाब के कारण यहां पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है तथा विश्व के अधिकांश उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इन्हीं
अक्षांशों में पाए जाते हैं। जो भी बड़े बड़े मरुस्थल है वो आपको 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य करीब करीब मरुस्थल मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर है जो चक्रवात है, प्रति चक्रवातीय दशाएं हैं, जिस वजह से वर्षा क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं मित्रों, हमने जो हमारा तापजन्य वायुदाब की पेटी थी उसमें पढ़ लिया था भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। गतिजन्य वायुदाब की पेटी में हमने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी पढ़ लिया था। अब दूसरी इसके अंदर आती है गतिजन्य में, वो आती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी देखिए यह कहां पर पाई जाती है। यह हमारी आ गई 0 डिग्री, यह आ गई हमारी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह आ गई हमारी 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के मध्य यह आ गई 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और यह आ गई 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के मध्य। यहां पर देखिए पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है, जो मैंने यहां पर आपके सामने बता दिया है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे इन अक्षांशों में उष्ण आर्द्र पछुआ हवाएं, कौन सी उष्ण आर्द्र पछुआ हवाएं चलती है। यहां पर जो आपकी कौन सी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, जो आपकी यहां पे है ये पेटी, एक यहां पे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए मित्रों ऊपर से हवाएं आएगी और नीचे से हवाएं, इस प्रकार हवाएं चलेगी, समझे मित्रों। और यहां पे बात करें तो यहां पर इस प्रकार से यहां पर हवाएं चलेगी। यह है हमारी कौन सी है, यह अभी जिस पेटी के बारे में, कौन सी पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर इस प्रकार से पवनें चलती है। तो देखिए पछुआ हवाएं शीत व शुष्क ध्रुवीय हवाओं से मिलती है। जो पछुआ हवाएं हैं वो शीत और शुष्क जो ध्रुवीय हवाएं वहां पर इनसे मिलती है। एक तो देखिए जो यहां से आ रही है, ये तो आ रही है गर्म, और जो ऊपर आ रही है ये आपको पता है ये कहां से आ रही है, ध्रुवीय हवाएं हैं, तो ये क्या है, ठंडी, और ये है गर्म, और यहां पर आकर दोनों मिल जाती है। तथा इन ध्रुवीय हवाओं के द्वारा पछुआ हवाओं को ऊपर उठा दिया जाता है। जो यहां पर हवाएं चलती है पछुआ हवाएं, उनको ऊपर उठा दिया जाता है तथा इससे वातार्घ ढाल का निर्माण होता है। क्या होता है, ढाल का। तथा यह वातार्घ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस कारण से जो पछुआ हवाएं हैं, जो पछुआ हवाएं चलती है आपकी कहां पर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पर, वहां पर जो सरद यानी शीत हवाएं आती है, जो गर्म हवाएं यानी शुष्क हवाएं आती है, तो इनके द्वारा मिलन से बाद जो पछुआ हवाएं होती है वो ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पन्न। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं इस प्रकार इस वायुदाब की पेटी का निर्माण हवाओं के उत्थान के कारण होता है। हवाएं ऊपर उठ रही है यहां पे, तो इस वजह से इस वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। 3 वायुदाब की पेटियां पढ़ ली, अब चौथी वायुदाब की पेटी बची है। चौथी कौन सी बची है, जो तापजन्य वायुदाब की पेटी थी हमारी पहली, उसकी, और उसकी है कौन सी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। देखिए मित्रों ध्रुवीय वायुदाब, देखिए यहां पे ये आपको नीचे दिया गया ये, और इसी प्रकार नीचे की ओर दक्षिण की ओर बन जाएगा। यहां पे ध्रुवीय आपका उच्च वायुदाब पाया जाता है। देखिए पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है। 85 से 90 डिग्री, ये देखिए आपका यहां 85, ये 90, ये 90 तो ऊपर ही आ गया, तो यहां पे आपका मिलेगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसका निर्माण कैसे होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में न्यून तापमान के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण। तापमान कम मतलब वायुदाब अधिक, अगर तापमान अधिक तो वायुदाब कम। यहां पर जो आपका तापमान है वो 0 मान लो, माइनस में रहता है ध्रुवीय क्षेत्रों पे, तो जो आपका वायुदाब है वो क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार ये वायुदाब की पेटी भी तापजन्य वायुदाब की पेटी होती है दोस्तों। अब मित्रों समय समय के अनुसार जो आपकी ये वायुदाब की पेटियां हैं ये खिसकती रहती है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए मित्रों, जैसे करक संक्रांति या ग्रीष्म अन्नांत, मकर संक्रांति या शीत अन्नांत, इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए वायुदाब की पेटियों का खिसकाव, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
अब देखिए मित्रों, यह आपको सिर्फ याद रखना, आपको बनाना है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना वहां पर यह काम में आएगा, वहां पर यह क्या कहा आएगा, आपके काम में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर जो विषुवत रेखा है हमारी उसकी। तो चलिए वहां पर क्या निर्माण होता है उसके बारे में बात करते हैं। वायुदाब की पेटियों की उपरोक्त स्थिति केवल 21 मार्च व 23 सितंबर को ही होती है। जो हमने पढ़ा अभी तक, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को ही होती है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, जो हमने भूमध्य रेखा है इस पर अगर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, सीधी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यानी भूमध्य रेखा, इस पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, तो 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन सूर्य की किरणें सीधी, मतलब इस दिन क्या कहा जाएगा, विषुव कहा जाएगा। बात करते हैं आगे करक संक्रांति या ग्रीष्म अन्नात। करक संक्रांति या ग्रीष्म अन्नात या उत्तरायण। जब 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर लंबवत चमकती है, जो आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश और ये करक रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां पर सूर्य की किरणें अगर यहां पर सीधी चमकती है, लंबवत चमकती है, तब इस स्थिति को करक संक्रांति या ग्रीष्म अन्नात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीष्म या उत्तरायण भी इसको कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, यानी उत्तरी गोलार्ध है ना, यहां पर तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन यहां पे याद रखना, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब बता रहा है, 21 जून को। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा मकर संक्रांति। देखिए मित्रों, मकर संक्रांति या शीत उन्नात, जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा, ये देखिए ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश और ये है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी आपकी मकर रेखा, इस पर अगर आपके सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, सीधी चमकती है, तब इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अन्नात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। दोस्तों, वायुदाब की पेटियां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की जो पेटी थी हमारी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब जो गर्मजन्य वायुदाब की पेटी है, जो दोनों आपके ध्रुव वहां पर पाई जाती है, उसको छोड़कर सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के समय क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ये पेटियां हैं, वो जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो उत्तर की ओर खिसक जाएगी, दक्षिण की ओर जाएगा तो दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। ये थी हमारी वायुदाब की पेटियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक बार में ये क्लास समझ में नहीं है दोबारा देख लेना, लेकिन ये नहीं कि इस क्लास को छोड़ दो। ये क्लास समझ में आएगी तो आपको जो पौने हैं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, मानसूनी हवाएं, स्थलीय या जलीय समी, पर्वतीय हवाएं, स्थानीय हवाएं, इनके बारे में पता चलेगा। पहले एक बार सभी साथी ये कमेंट करके बताएगा, कोई भी साथी नहीं छोड़ेगा, कमेंट जरूर करेगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट करें सभी साथ, देखता हूं कौन कौन मेरे साथी ये क्लास को दिल से देख रहे थे और कमेंट करके मेरे को बताया है। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी सेकंड ग्रेड के साथियों के पास पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।